हम ये लड़ाई जीतेंगे। हमारा लक्ष्य साफ है भोला, अब बस उसे मारने का वक्त आ गया है। सर, अब इस नाग यक्ष और उसके राक्षस का अंत तय है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार हम पूरी ताकत से वार करेंगे। जानता हूँ सर, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। इस बार हमारा दुश्मन बच के नहीं जा पाएगा। सही कहा अर्जुन, अब दिखाते हैं उन्हें हमारी असली ताकत। कौन है विकार? क्या उसकी वजह से नाग यक्ष अर्जुन की टीम पर भारी पड़ेगी? क्या अर्जुन और बाकी सब रेतीले दानव को हरा पाएंगे? नाग यक्ष और अर्जुन की टीम के बीच ये लड़ाई कौन जीतेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम की ये खास सीरीज नाग यक्ष। नाग यक्ष को विकार की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि वो सिर्फ अर्जुन को मारने पर ध्यान दे। आयाम यंत्र और छाया को वो ढूंढ लेगा। इस पत्र के मिलने का मतलब है कि विकार को अपनी शक्तियां मालूम है। उसे पता है कि वो कौन है और उसे तो छाया के बारे में भी पता है। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेतीले दानव ने अभी इतना कहा ही था कि चारों तरफ हवाएं चलने लगी और मौसम अचानक से बदल गया। ये क्या हो रहा है? मौसम अचानक बिगड़ क्यों गया? ये कोई आम तूफान नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी गुफा के बाहर से एक तेज रोशनी आने लगी और उस रोशनी में से कोई चलकर गुफा के अंदर आने लगा। अघोराचार्य, आप यहाँ? सामने खड़े आदमी ने एक बड़ी सी हुडी पहनी हुई थी जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देखते ही नाग यक्ष के लीडर के साथ रेतीला दानव और बाकी सारे लोग घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुकाकर अघोराचार्य को नमन करने लगे। आप यहाँ कैसे? तुम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे, इसलिए आखिरकार मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या सोचा था तुम सबने कि अर्जुन और उसकी टीम को हराना इतना आसान होगा? हमारे पास केवल एक मौका था दानव। उस वक्त अर्जुन और बाकी लोगों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता था। तुम आसानी से उन्हें मार सकते थे, लेकिन तुम चूक गए। लेकिन अघोराचार्य, मैंने पूरी कोशिश की थी। कोशिश नहीं थी, वो तुम्हारी बेवकूफी थी। और अब जब सबको तुम्हारी शक्तियां पता चल गई हैं, तो उन्होंने तुमसे लड़ने का तरीका भी खोज लिया। माफी आचार्य, लेकिन इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमें विकार का भेजा पत्र मिला है। इसमें उसने लिखा है कि वो आयाम यंत्र और छाया को खोज लेगा। विकार का पत्र? हाँ, हम जिस विकार को ढूंढ रहे थे उसने खुद हमें ये पत्र भेजा। अघोराचार्य ने वो पत्र अपने हाथों में लिया और उसे देखने लगा। विकार, आखिर तुम मिल ही गए। इसका मतलब हम अकेले नहीं जो अर्जुन को मारना चाहते हैं। विकार को उसकी पावर्स और आइडेंटिटी के बारे में पता है और वो उन्हीं पांचों में से कोई एक है। अब अर्जुन का बचना मुश्किल है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि उसके आसपास कितने दुश्मन हैं। लेकिन हमें भी तो नहीं पता कि वो विकार कौन है। अगर विकार हमारे सामने आ जाए तो हमारे लिए अर्जुन को हराना आसान होगा। लगता है तुम्हें शतरंज के नियम नहीं पता। जब तक सभी प्यादे खत्म नहीं होते, बेगम की चाल नहीं चलते। लेकिन मैं ये देखकर खुश हूं कि विकार को ये नियम पता है, तभी तो वो उस टीम में रहकर हमारी मदद कर रहा है। और रही उसे खोजने की बात, तो मुझे पता है कि उसे कैसे ढूंढना है। ये पत्र ही हमें उस तक ले जाएगा। बस हमें कुछ रिचुअल्स करने होंगे। क्या आप सच में इसकी मदद से विकार का पता लगा पाएंगे? दानव के इस सवाल पर अघोराचार्य गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं जो अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करना नहीं जानता है। मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। अर्जुन और उसकी टीम ने तुम्हें हराने के लिए एक वेपन तैयार किया है। आप चिंता मत करिए, कोई भी हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले भी उन्होंने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तुम फिर से उन्हें कमजोर समझने की गलती कर रहे हो। इस बार उनका हथियार अलग है और वो तुम्हें हराने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस वेपन से खुद को कैसे बचाना है।
लेकिन अगर इस बार तुम नाकामयाब हुए तो मुझे किसी और को बुलाना होगा जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। इतना कहकर अघोड़ाचार्य दानव को सब कुछ समझाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रात के समय अर्जुन को वही सपना आया जिसमें वो खुद को आयाम यंत्र के पास देखता है। कृष्णा बाबा, मैं और तभी अर्जुन की आंख खुल गई। वो घबराते हुए उठकर बैठ गया। फिर से वही सपना? आखिर मतलब क्या है इन सपनों का? तभी अर्जुन को ईशा की बात याद आने लगी कि उसके विजन्स और सपने इल्यूजन्स भी हो सकते हैं। क्या इन सपनों का वाकई मुझसे कोई लेना देना है या कोई मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है? ये सपने तो मुझे बचपन से ही आते हैं, लेकिन विजन्स तो कुछ दिन पहले आने शुरू हुए जब से नाग यक्ष के लोगों ने हमला किया। तो क्या वो विजन्स फेक थे? क्या हुआ अर्जुन? तुम्हें चेहरे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, कुछ खास नहीं, बस एक सपना देख लिया। सपना? कैसा सपना? कहीं फिर से तुम्हें वही विजन्स तो नहीं आ रहे? सही कहा तुमने, मुझे फिर से वही सब चीजें दिखाई दे रही थी। अर्जुन, तुम्हें अपने सेंसेस पर काबू करना ही होगा, वरना कोई और तुम्हारे सेंसेस को काबू करके तुम्हें मैनिपुलेट करने लगेगा। वो अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है अर्जुन। नहीं ईशा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नायरा ने अर्जुन को परेशान देखकर उसे हक कर लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा अर्जुन, परेशान मत हो, बस अपने सेंसेस पर काबू रखना। थैंक्स नायरा, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब हम सभी को कल एक साथ मिलकर उस राक्षस का अंत करना होगा। अगले दिन अर्जुन और उसकी टीम उसी दिशा में जाने लगे जहां से वो रेतीला दानव आया था। उनकी आंखों में डर भी था और एक्साइटमेंट भी। हमेशा की तरह हमें यूनाइट रहना होगा। हमें उस दानव को रोकना है, चाहे जो भी हो जाए। आज हम उससे नहीं हार सकते। बिल्कुल सही कहा अर्जुन, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। अगर आज हम हार गए तो ये राक्षस हर जगह तबाही मचा देंगे। मगर वो देखो, उसके चारों तरफ एक शील्ड भी है। उस शील्ड को कैसे तोड़ेंगे? वो तो बहुत ही पावरफुल शील्ड लग रहा है। मेरे हाथों से निकले क्रीपर्स उस शील्ड को वीक कर सकते हैं। वो सब यूनाइट होकर दानव की ओर बढ़ने लगे। रेतीले दानव का विशाल आकार उनके सामने था और उसके चारों ओर चमकदार कवच। अर्जुन और उसकी टीम एक गोल घेरे में खड़ी थी। ये तो बहुत ही ज्यादा विशाल लग रहा है। कोई बात नहीं भोला, हम सब एक साथ मिलकर इससे लड़ेंगे और इसे हराएंगे भी। चलो एक साथ वार करते हैं भोला। हम अगर एकजुट होकर लड़े तो हम उसे हराने में सफल होंगे। भोला ने अपना त्रिशूल उठाया। रेतीले दानव, अब तू नहीं बचेगा हमारे इस वार से। भोला ने अपनी पूरी शक्ति के साथ त्रिशूल फेंका, लेकिन कवच पर कोई असर नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? हमारा वार तो इस कवच को भेद भी नहीं पा रहा। मुझे लगता है हमें एक एक करके नहीं, एक साथ इस पे वार करना होगा, तभी हम इसके शील्ड को भेद पाएंगे और इसे कमजोर कर पाएंगे। हम सबको एक साथ वार करना होगा। मैं अपने क्रीपर्स से शुरुआत करती हूँ। नायरा ने अपना हाथ उठाया और हाथ से क्रीपर्स निकलने लगे, जो दानव के कवच तक पहुंचते ही नष्ट हो जा रहे थे। भोला, तुम एक बार फिर से कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान को केंद्रित करने लगा। ठीक है अर्जुन, मैं इस बार और जोर से वार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार जरूर ये कवच टूट जाएगा। भोला ने फिर से त्रिशूल से वार किया और इस बार कवच पर एक हल्की सी दरार पड़ गई। हाँ, कुछ तो असर हुआ है। अरे नहीं, ये दरार तो अपने आप भरती चली जा रही है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ये कवच मेरे चारों तरफ है, तुम्हारे सारे हथियार बेकार हैं अर्जुन। आज मैं तुम्हारे साथ साथ इन सबको भी कुचल के रख दूंगा। अर्जुन और उसकी पूरी टीम शॉक्ड थी। वहीं दूसरी ओर नाग यक्ष एक रहस्यमयी मंडल बना रहे थे और एक रहस्यमयी साधना के बाद अचानक हवन की आग से एक चमकीली चिड़िया बाहर निकली। हे मायावी चिड़िया, जाओ और उस विकार तक हमारा संदेश पहुंचा दो। हमारी शक्ति को जगाने का समय आ गया है। हमें दानव की मदद करनी होगी। ये सुनते ही चिड़िया विकार को खोजने उस दिशा में निकल गई। वो
क्या करेगा? बस देखते जाओ, सही समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इतना कहकर अघोराचार्य वहां से चला गया। इधर अर्जुन और उसकी टीम दानव से लड़ने और उसे हराने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसे हराने का कोई तो तरीका होगा। हमें कुछ भी करके इसके शील्ड को तोड़ने का रास्ता खोजना ही होगा। मुझे यकीन है कि हम कर सकते हैं अर्जुन, बस हमें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। तुम सही कह रही हो ईशा। मुझे लगता है हम सबको मिलकर एक साथ अपनी सारी शक्तियों का ध्यान करते हुए उसके बाद इस दानव के ऊपर वार करना होगा। हम ऐसा ही करेंगे नायरा। सभी कंसंट्रेट करो और अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करो और उसके बाद हम इस दानव पर हमला कर देंगे। अर्जुन की बात सुनकर सभी ने खुद को कंसंट्रेट किया और उस दानव पर हमला किया। भोला त्रिशूल से, अर्जुन ध्यान से, ईशा अपनी टेलीकिनेसिस से और नायरा अपने क्रीपर से। एक जोरदार आवाज के साथ कवच में फिर से दरार पड़ गई। अर्जुन की टीम रेतीले दानव के आसपास का कवच तोड़ने की कोशिश कर रही थी। टीम पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन फिर भी उनमें हौसला बाकी था। ये कवच टूट क्यों नहीं रहा? हम सब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तभी ईशा ने अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके एक पत्थर उठाया और शील्ड पर मारा, लेकिन फिर भी शील्ड नहीं टूटी। ये शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। अगर हम सब ज्यादा जोर लगाएं तो ये जरूर टूट जाएगा। अर्जुन अपने हाथों से निकलने वाली एनर्जी से उस कवच को तोड़ने की कोशिश करते हुए सबसे बोलने लगा। टीम, बस थोड़ा और टाइम, हमें और थोड़ी ताकत लगाने की जरूरत है। अर्जुन के कहने पर भोला और भी पावर के साथ अपना त्रिशूल यूज करने लगा, तो वहीं नायरा भी अपनी क्रीपर्स को और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी नायरा के क्रीपर्स जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा कंट्रोल छूट रहा है। अपनी पावर्स को कंट्रोल करो नायरा, वरना ये तुम्हें कंट्रोल करने लगेंगे। फोकस करो। उन क्रीपर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नायरा घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। मुझसे नहीं हो रहा है, ये कुछ अलग है। मैं अब इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। नायरा, अपनी पावर्स यूज करना बंद करो। क्या मतलब? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो नायरा, अपनी पावर्स मत यूज करो। अर्जुन के कहने पर नायरा ने लड़ना छोड़ दिया। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नायरा ने देखा वो उस जगह अकेली खड़ी है। अंधेरे में उसे सामने किसी की परछाई नजर आई। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। कौन हो तुम? ऐसा कहते हुए नायरा आगे बढ़ने लगी। तभी उस रोशनी में से एक शख्स बाहर आया। उसे देख नायरा की तो आंखें खुली की खुली रह गई। तुम? हाउ इज दिस पॉसिबल? नायरा के सामने खुद नायरा खड़ी थी। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी उसका चेहरा बिल्कुल नायरा की तरह था। मैं हूँ नायरा। कौन हो तुम? और तुम्हारा चेहरा मेरी तरह क्यों है? मुझे पहचानो नायरा, मैं तुम ही हूँ। हम दोनों एक ही हैं। तुम्हारे अंदर बहुत पावर्स है, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या मतलब कुछ भी? और तुम हो कौन? कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम क्या क्या कर सकती हो। ऐसा कहकर दूसरी नायरा ने नायरा के माथे पर अपना हाथ रखा तो नायरा को कई विजन्स आने लगे, जिसमें वो कई लोगों को जान से मार रही थी। नायरा झटके से दूर हट गई और बोलने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। वो मैं नहीं हूँ। ये तुम्हारी किस्मत है नायरा, तुम इससे दूर नहीं भाग पाओगी। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें करना होगा। नायरा अपने विजन में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अघोराचार्य के रिचुअल से जो चिड़िया निकली थी वो उसी तरफ बढ़ रही थी जहां अर्जुन की टीम थी। ये चिड़िया अर्जुन की टीम की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये विकार के पास ही जा रही है। आज विकार की सच्चाई सामने आकर रहेगी। सबको पता चलेगा कि विकार कौन है। वो चिड़िया अर्जुन की टीम के ऊपर आकर रुक गई और मंडराने लगी। ये चिड़िया रुक क्यों गई और ये ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही है? अचानक से वो उड़ती चिड़िया रुक गई और किसी की तरफ जाने लगी। लेकिन ये क्या?
देखते ही देखते वो राख में बदल गई और गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये मायावी चिड़िया कहाँ गायब हो गई? ये जरूर विकार ने किया है। ये संकेत है वापस लौटने का। विकार नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई सामने आए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा सही समय का। ऐसा कहकर अघोराचार्य वहां से वापस लौटने लगा। वो थोड़ी दूर गया, तभी नागयक्ष वहां आ पहुंचे और रेतीले दानव को लड़ता देख अघोराचार्य से बोले, आचार्य, दानव कमजोर पड़ रहा है और उसकी हालत देखकर लग रहा है कि अर्जुन और उसकी टीम दानव को हरा देगी। हमें उसे बचाना होगा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हर किसी की जान को खतरा है, इसलिए सबको अपनी जान खुद ही बचानी होगी। कमजोरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर वो खुद को नहीं बचा पा रहा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये कहकर अघोराचार्य वहां से चले गए और इधर अर्जुन और उसकी टीम अभी भी रेतीले दानव के खिलाफ लड़ रही थी। सबकी ताकतें मिल रही थी, लेकिन दानव अभी भी खड़ा था। तभी नायरा अचानक थककर एक ओर हट गई। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ नायरा? अपने आप को संभालो नायरा, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती नायरा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हें कंट्रोल करने लगेंगी। फोकस नायरा, फोकस। खुद को संभालो नायरा। नायरा के कान में अर्जुन और ईशा की आवाज एक विस्पर की तरह आने लगी और फिर से जैसे ही उसने फोकस किया और दानव पर वार किया, वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंच गई। वहां उसकी एक दूसरी रूप, एक विलेनियस नायरा जो काली और भयानक शक्तियों से भरी है, खड़ी थी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। यही तुम्हारा असली रूप है नायरा। पहचानो इसे। ये तुम ही हो, या यूं समझ लो मैं और तुम एक ही हो। नहीं, ये क्या है? मैं ऐसी नहीं हो सकती। विलेनियस नायरा हंसने लगी और उसके चारों ओर काला धुआं फैलने लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हारा असली स्वभाव यही है। तुम अपनी ताकत को पहचान नहीं रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी और तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगी। मैं अपनी शक्तियों को हावी नहीं होने दूंगी, समझी तुम? मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाली। तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। यही तुम्हारी किस्मत है नायरा। तुम्हें खुद को पहचानना ही होगा। विलेनियस नायरा की हंसी और तेज होने लगी और अचानक नायरा का विजन धुंधला होने लगा। नायरा घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते नायरा अचानक अपनी दुनिया में वापस आने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट नजर आ रही थी। मुझे ये क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ नायरा? तुम ठीक हो? लड़ते लड़ते अचानक मेरा अपनी शक्तियों से कंट्रोल छूटने लगा और जब तुमने मुझे रुकने को कहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी शक्तियों ने शायद मुझे अपने कंट्रोल में ले लिया था और फिर मुझे एक विजन दिखाई देने लगा। कैसा विजन नायरा? तुम हमें बता सकती हो? मैंने अपना ही एक ऑल्टरनेट वर्जन देखा। वो मुझसे बहुत अलग थी, बहुत ही बुरी, किसी राक्षस की तरह। इस बीच रेतीला दानव कमजोर पड़ने लगा था। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। इतने में डीसीपी बाकी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर आ गया। अच्छा हुआ सर आप आ गए। बहुत सही समय पर आए हैं आप। हमने इस दानव को कमजोर कर दिया है। अब हमें इस पर काबू पाना होगा। सही कहा अर्जुन। अब ये रेतीला दानव हमसे नहीं जीत सकता है। जैसे ही दानव कमजोर हुआ, पुलिस फोर्स की गाड़ियां आ गईं। सभी उस रेतीले दानव को कैद करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ऑफिसर जल्दी से एक लार्ज कंटेनर लेकर वहां पहुंचे। सब लोग पीछे हटे, हम इसे कंटेनर में डालेंगे। ऑफिसर्स आगे बढ़ो, पकड़ो इसे। टीम दानव की तरफ ध्यान लगाकर देख रही थी और पुलिस तेजी से कंटेनर लेकर उस दानव की तरफ बढ़ने लगी। रेतीला दानव कंटेनर के अंदर फंसने लगा। ये सही है, हमें इसे जल्दी से कैद करना होगा। इस कंटेनर को जल्दी से पानी में डाल दो। इससे अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो फंस जाएगा। पुलिस ने रेतीले दानव को पानी वाले कंटेनर में डाल दिया। नहीं, मुझे जाने दो। हर बुराई की यही किस्मत होती है दानव। एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। इधर नायरा की हालत खराब होती देखकर अर्जुन ने उससे कहा, नायरा,
तुम ठीक हो? तुमने जो देखा वो सच नहीं है। लेकिन वो सच में मेरे अंदर है, मैं उसे कैसे रोकूंगी? तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ है नायरा, तुम्हें बस इसे पहचानना और संभालना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर फोकस करना होगा, साधना करनी होगी, तभी तुम इसे अपने कंट्रोल में ला सकती हो। मगर मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई और हूँ। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही उस दुनिया में खींची चली जा रही हूँ। उस दुनिया में? किस दुनिया में? रेतीला दानव अब टाइट सिक्योरिटी कवर में था। उसके चारों ओर हैवी सिक्योरिटी थी और उसे एक गहरे पानी वाले कंटेनर में रखा गया था ताकि वो किसी भी स्थिति में भाग न सके। सभी थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहे थे कि दानव अब उनकी कैद में था। अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे अचानक एक विजन आया। अर्जुन, समय आ गया है कि तुम और तुम्हारी टीम उस आयाम यंत्र तक पहुंचे जहां से सारे रहस्य खुलेंगे। लेकिन इसके लिए एक कठिन और खतरनाक विधि को करना होगा। कौन सी विधि प्रभु? रक्त विधि। इस विधि में 5 सदस्यों का रक्त चाहिए होगा और संभव है कि इस प्रक्रिया में किसी की जान भी जा सकती है। ये तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अर्जुन। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस विधि को करके आयाम यंत्र तक पहुंचना चाहते हो या नहीं। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें भगवान कृष्ण पर टिकी रह गईं। लेकिन ये कितना सही है? आपने कहा इसमें किसी की जान भी जा सकती है। क्या ये सच में आवश्यक है? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और फिर उनके चारों ओर का विजुअल धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अर्जुन वापस होश में आया और गहरी सांसें लेने लगा। फिर से वही सपना? कहीं ये कोई और तो नहीं है जो मुझसे अपने फायदे के लिए ये सब करवाना चाहता है? जो भी हो, मगर मुझे टीम को इसके बारे में बताना होगा। अगर सचमुच ये जरूरी हुआ तो मैं इसका फैसला अकेले नहीं ले सकता। अर्जुन ने बाकी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताने लगा। क्या हो गया अर्जुन? इस तरह अचानक हम सभी को क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? टीम, मैं तुम सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ अर्जुन, कहो। हाँ, अगर कोई परेशानी की बात है तो बताओ, हम सब मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। मुझे फिर से एक सपना दिखाई दिया। सपने में कृष्ण ने मुझसे कहा कि हमें उस आयाम यंत्र के रहस्य को जानने के लिए, उसे हासिल करने के लिए एक विधि करनी होगी। कैसी विधि अर्जुन? रक्त विधि। रक्त विधि? हाँ, रक्त विधि। उन्होंने कहा ये विधि करने के बाद ही हम आयाम यंत्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या अर्जुन? इस विधि में हम सभी के रक्त की आवश्यकता होगी और हो सकता है कि कोई इसमें अपनी जान भी गंवा बैठे। ये सुनते ही सब चौंक गए, लेकिन उनके चेहरों पर डिटर्मिनेशन साफ दिखाई दे रहा था। अगर यही एकमात्र तरीका है तो हमें ये करना चाहिए। नायरा, तुम समझ नहीं रही हो। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मरे। रक्त विधि, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। अगर हमें इस विधि के बारे में सही जानकारी चाहिए तो मेरे पास एक पुरानी किताब है जिसमें ये विधि विस्तार से लिखी है। विराज ने अपने बैग से एक मोटी पुरानी किताब निकाली। टीम ध्यान से उसे देख रही थी। विराज किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद एक पेज पर रुक गया जहां रक्त विधि का पूरा वर्णन था। ये रही वो विधि। इसमें लिखा है कि ये विधि करने से आयाम यंत्र का द्वार खुलेगा, लेकिन रक्त की शुद्धता और बलिदान के बिना ये असंभव है। 5 सदस्यों को खून देना होगा और अगर एक भी गलती हुई तो हम सब खत्म हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें इससे वो रहस्य मिलते हैं जो हमें चाहिए तो हमें ये करना ही होगा। अर्जुन, हम सब इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। अगर हमें ये विधि करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपना डर छोड़ना होगा। लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो? तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा अर्जुन। हम सब इस सफर पे साथ निकले हैं और किसी भी सिचुएशन में साथ रहेंगे। अर्जुन थोड़ा अशांत दिखाई दे रहा था, लेकिन सभी के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखकर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर सबका यही मानना है तो हम इसे करेंगे, लेकिन हमें पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा।
पहले हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारे पास 5 तत्व मौजूद हों: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और हर सदस्य को अपना रक्त यहाँ देना होगा। खून की बात तो ठीक है, पर ये सब थोड़ा डरावना लग रहा है। भोला, ये समय मजाक का नहीं है, ये सब बहुत सीरियस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विधि के दौरान कोई भी ध्यान भटकाए बिना अपनी एनर्जी फोकस रखेगा। अगर हमने कोई गलती की तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। सभी ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। सब लोग रिचुअल के लिए मान गए, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी परेशान था। वो अपने कमरे में खुद से ही बातें कर रहा था। पता नहीं हम जो करने वाले हैं वो सही है या नहीं। क्या सच में वो कृष्ण थे? क्या कोई हमें पॉन की तरह यूज कर रहा है? क्योंकि अगर आयाम यंत्र तक पहुंचना इतना ही आसान था तो कृष्ण जी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो हमारा टेस्ट लेना चाहते थे। पीछे से विराज कमरे में आया और बोला, अर्जुन, तुम अभी तक कंफ्यूज हो? अब तक तो तुम्हारे विजन्स में कृष्ण भगवान ने जो भी कहा हमने वो किया, और तभी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो फिर इस बार तुम्हारे मन में इतने सवाल क्यों? पता नहीं विराज, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। इससे पहले हर बार मैं कॉन्फिडेंट रहता था, लेकिन इस बार लगता है कुछ बुरा होने वाला है। शायद ये सब उस रेतीले दानव की वजह से हो रहा है। तुम डर रहे हो कि रिचुअल करने से कोई नई मुसीबत ना आ जाए, लेकिन अर्जुन, रेतीला दानव अब पकड़ में आ चुका है, इसलिए हमें अभी सिर्फ आयाम यंत्र पर ध्यान देना चाहिए। चलो तुम अभी आराम करो, मैं रिचुअल की सारी प्रिपरेशंस करता हूँ। इतना कहकर विराज वहां से चला गया। दूसरी तरफ नायरा अपने कमरे में बैठी अपने विजन के बारे में सोच रही थी। आज तो गजब हो जाना था। अच्छा हुआ जो बाकी सबने संभाल लिया, लेकिन अगर ऐसे ही मेरे पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होते रहे तो मैं क्या करूंगी? और मैंने अपने विजन में जिस लड़की को देखा, क्या वो सच में मैं थी? नायरा के कमरे का दरवाजा खुला देखकर विराज अंदर आ गया और नायरा को परेशान देखकर बोला, तुम सब आज इतने परेशान क्यों? अब तो सब ठीक होने वाला है ना। एक बार आयाम यंत्र हमें मिल जाए, फिर हम नाग यक्ष को आसानी से हरा पाएंगे। नहीं विराज, आयाम यंत्र के बाहर आने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तुम्हें याद है ना कैलाश जी ने क्या कहा था? नाग यक्ष अकेले नहीं हैं जो इंसानों पर कब्जा करना चाहते हैं या आयाम यंत्र पाना चाहते हैं। और भी कई बुरी शक्तियां हैं जो आयाम यंत्र के सामने आने के बाद उसे पाने की कोशिश करेंगी। ये बात तो सच है नायरा, लेकिन वो यंत्र उन्हें मिले उससे पहले हमें उसे लेना होगा। हाँ विराज, हमारे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। हमारी किस्मत पहले से तय है और हम इससे भाग नहीं सकते। नायरा की बात सुन विराज उसे देखकर मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा, हाँ नायरा, बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम्हारा ये करेज, ये पैशन, तुम्हारे जैसी लड़की हो ही नहीं सकती। ये सोचकर विराज ने नायरा से कहा, अच्छा अब तुम आराम करो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, तभी तुम स्ट्रांग रह पाओगी। विराज की बात सुन नायरा मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल देखकर विराज मन ही मन सोचने लगा, हाय, इस स्माइल ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। पसंद तो तुम भी मुझे करती हो और करोगी भी, क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इतना ख्याल जो रखता हूँ। ये सोचते हुए विराज अपने कमरे में आया और अपने कमरे की ग्रीन लाइट ऑन की और फिर अपनी हैंड वॉच पर कुछ करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक स्क्रीन आ गई। ये देखकर विराज खुद से बोला, बस कुछ दिन और माँ, फिर आप मेरे साथ होंगी। स्क्रीन पर किसी लेडी की ड्राइंग थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। पूरे 24 साल हो चुके हैं माँ, और उस कैलाश की वजह से न जाने आप कहाँ भटक रही हैं। लेकिन मैं आपका बेटा जल्द ही आपको वापस ले आऊंगा। कल अर्जुन और बाकी सब मिलकर वो रिचुअल करेंगे। मैंने सोचा उस गुफा में हमें आयाम यंत्र मिल जाएगा, लेकिन उस कैलाश ने फिर से सारा खेल बिगाड़ दिया। आखिर में मुझे ब्लैक मैजिक का यूज करना पड़ रहा है, वो मैजिक जो सबसे खतरनाक माना जाता है। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको वापस लाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अघोराचार्य को पता चल चुका था कि विराज ही विकार है। नाग यक्ष के सारे लोग अघोराचार्य के पीछे पीछे आए। ये क्या है आचार्य?
इस बार तो हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं। ना ही हम दानव को बचा पाए और ना ही हमें विकार का पता चला। नहीं, हम हारे नहीं हैं। हमें विकार का पता चल चुका है। क्या मतलब पता चल चुका है? कौन है विकार और आपको कैसे पता चला? लीडर का ये सवाल सुनकर अघोराचार्य सोचने लगा। जब वो वापस लौट रहा था तब जंगल में उसे कुछ आहट महसूस हुई। जब उसने उस तरफ देखा तो हैरान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मायावी चिड़िया तो राख हो गई थी, ये यहाँ कैसे? वो चिड़िया उड़ती हुई अघोराचार्य के कंधे पर आ बैठी। उसने देखा कि चिड़िया के पैरों में कुछ बंधा हुआ था। ये तो किसी चिट्ठी जैसा लग रहा है। उसने वो चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। अगर अपने सवालों के जवाब जानने हैं तो चिड़िया की आंखों में देखो। ये कौन हो सकता है? और मेरा सवाल तो ये था कि विकार कौन है? सब कुछ समझ आते ही अघोराचार्य ने जल्दी से चिड़िया की आंखों में देखा और उसका जवाब मिल गया। अच्छा, तो तुम हो विकार। विराज, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम विकार हो सकते हो। अच्छा खेल खेला तुमने। ये सब याद करते हुए अघोराचार्य हंसने लगा। क्या हुआ? आप कुछ बताते क्यों नहीं? आपको कैसे पता चला कि विराज ही विकार है? ये खुद उसने मुझे बताया। हम जैसा सोच रहे थे, विकार को अपनी शक्तियां बहुत पहले से मालूम है। तभी तो वो विराज बनकर अर्जुन की टीम में शामिल हुआ और आयाम यंत्र पाने के लिए उस गुफा तक भी पहुंच गया। अर्जुन की टीम में सबके पास शक्तियां हैं, लेकिन विराज ने कभी भी खुद को ऐसी मायावी शक्तियों वाला नहीं दिखाया और इसलिए कभी किसी का शक उस पर नहीं गया। लेकिन वो अपनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए कोई भी उसका पता नहीं लगा पा रहा है। उसने अपने आसपास कोई कवच बनाया है जिसकी वजह से कोई भी जादू की मदद से उसका पता नहीं लगा सकता। भले ही किसी को विराज की अगली चाल नहीं मालूम, लेकिन उसे हमारी हर चाल का पता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है वो छाया का बेटा है। छाया ने अकेले ही पूरे सुदर्शन सोसाइटी को हिला दिया था, उनका वजूद ही खत्म कर दिया। जब सोसाइटी के लीडर ने कैलाश को अगला लीडर बनाने का फैसला लिया तो छाया को यह बात पसंद नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद कैलाश की बीवी प्रेग्नेंट हो गई, तो अब यह बात साफ थी कि कैलाश का बच्चा ही अगला लीडर बनेगा। छाया ने ठान लिया कि वो ये नहीं होने देगी, इसलिए उसने नाग यक्षों से हाथ मिला लिया। उसे लगा कि वो कैलाश को मार देगी तो कैलाश की जगह वो लीडर बन जाएगी। लेकिन सुदर्शन के महापंडित ने भविष्यवाणी की कि जल्द ही एक महासंकट आने वाला है और उससे सिर्फ कैलाश का बेटा ही सबको बचा सकता है। यह सुनने के बाद छाया ने काली शक्तियों का सहारा लिया और काले जादू से खुद को प्रेग्नेंट कर लिया। और इस तरह विराज और अर्जुन का जन्म एक ही वक्त पर हुआ। छाया ने अर्जुन को मारने की कोशिश की, मगर अर्जुन की मां उसे बचाने की कोशिश में मारी गई। अघोराचार्य और वहां मौजूद नाग यक्ष के लोग सीरियस होकर अर्जुन और विराज के बारे में हो रही डिस्कशन को ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक नाग यक्ष ने हड़बड़ी में कहा, अघोराचार्य, हमें ये रहस्य बताने के लिए आपका शुक्रिया। अर्जुन और विराज, उनका अतीत उनसे कहीं ज्यादा गहरा है। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा। सही कहा। अगर हमें पता है कि अर्जुन कैलाश का बेटा है और विराज छाया का पुत्र, ये दोनों महाशक्तिशाली वंशज हैं, तो क्या अर्जुन को भी उसके पिता और विराज के बारे में नहीं पता चल सकता? नहीं, विराज के बारे में जब तक वो ना चाहे तब तक किसी को भी पता नहीं चल सकता। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो छाया का पुत्र है, इतना शक्तिशाली है कि यदि वो चाहे तो अकेले ही पूरे नाग यक्ष को समाप्त कर सकता है। अगर वो अकेले ही नाग यक्ष को खत्म करने की शक्ति रखता है तो फिर अभी तक अर्जुन को खत्म क्यों नहीं कर सका? वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अकेला नहीं है। मतलब ये कि कैलाश अपने बेटे अर्जुन की रक्षा कर रहा है और वही है जिसकी वजह से आज तक अर्जुन नाग यक्ष के हर हमले से जिंदा बच गया। अर्जुन के अंदर जो भी शक्तियां हैं वो सब उसके पिता कैलाश की ही देन है।
जिस तरह छाया का पुत्र विराज शक्तिशाली है, ठीक उसी तरह कैलाश का पुत्र अर्जुन भी उससे कम शक्तिशाली नहीं है। बस उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है अभी, और हमें उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है इससे पहले कि देर हो जाए। तो हमें अभी क्या करना चाहिए? इंतजार। इंतजार? हाँ, ठीक सुना तुमने। हमें इंतजार करना होगा सही समय का। जब विराज अपनी अगली चाल चलेगा, हमें सूचित करेगा, और तब हमें उसकी मदद करनी होगी। तभी हम माया यंत्र तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, वैसे सही कहा आपने। अभी इंतजार करना ही सही होगा। विराज और अर्जुन की ये दुश्मनी हमें खुद ही उस आयाम तक पहुंचा देगी। शांत हो जाओ मूर्ख। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम सब आज तक आयाम यंत्र तक नहीं पहुंच पाए। तुम्हें क्या लगा अर्जुन को विराज के बारे में नहीं पता है तो हमारा काम आसान हो गया? अर्जुन कैलाश का पुत्र है और कैलाश को सब कुछ पता है। वो हर वक्त सभी पर नजर रखता है और इसलिए वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उसकी शक्ति अद्वितीय होगी और विराज छाया का बेटा होकर हमारी योजनाओं को और जटिल कर सकता है। माफी अघोराचार्य, आप सही कह रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। अब ये साफ हो गया है कि हमारी असली चुनौती अर्जुन और विराज के बीच की इस पुरानी दुश्मनी को अपने फायदे में बदलना है। अघोराचार्य कुछ क्षणों के लिए सोच में डूब गया। फिर उसके चेहरे पर एक डेडली स्माइल आ गई और उसने कहा, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विराज खुद वो आयाम यंत्र हमारे पास नहीं लाएगा। वो सिर्फ अपनी मां छाया को वापस लाने के लिए उस आयाम यंत्र को हासिल करना चाहता है। और एक बार ये आयाम यंत्र छाया के हाथों में पड़ गया, उसके बाद तुम सब उसके हाथ की कठपुतली बन के रह जाओगे। इसलिए अर्जुन और विराज के बीच ये तनाव ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हम बस इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने की योजना बनाएंगे और जब ये दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे तब हम अपना अंतिम प्रहार करेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद नाग यक्षों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अघोराचार्य अपने हाथों को जोड़ते हुए नाग प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। शक्ति, संहार और अंधकार अब हमारा मार्ग है। अर्जुन और विराज, तुम्हारी दुश्मनी हमारे लिए वरदान बनेगी। सभा में मौजूद सभी नाग यक्ष ने एक सुर में मंत्र बोलना शुरू कर दिया। माहौल और भी डरावना हो गया, जैसे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। अब हमारा अगला कदम क्या होगा अघोराचार्य? अब समय आ गया है कि हम अर्जुन और विराज को उनके सच का सामना कराएं। हम उन्हें ऐसी परिस्थिति में डालेंगे जहां उनकी दुश्मनी हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाए। और जब ये दोनों एक दूसरे को खत्म करने के करीब होंगे, हम अंतिम प्रहार करेंगे। बिल्कुल, और तब हमारी विजय सुनिश्चित होगी। ये दोनों हमारी योजना का हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। नाग यक्ष सभा में सभी अघोराचार्य की इस योजना से प्रभावित होकर सिर हिलाने लगे। अगले दिन अर्जुन अपनी टीम के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। ये रिचुअल करना कोई आसान काम नहीं है। हमें हर हाल में तैयार रहना होगा। जैसा कि कैलाश जी ने बताया था, इस यंत्र के लिए बहुत सारी बुरी शक्तियां इंतजार कर रही हैं। जैसे ही यंत्र बाहर आएगा, वो इसे पाने की कोशिश करेंगे। डीसीपी सर, हमें और प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। आप सिक्योरिटी और बढ़ा दो। नागयक्ष किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। हाँ अर्जुन, मैंने अपनी पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया है, लेकिन क्या ये सब सच में जरूरी है? क्या हम इसे टाल नहीं सकते? मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, नागयक्ष हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, मैं समझता हूं कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें आयाम यंत्र तक पहुंचना ही होगा और ये रिचुअल ही उसका एकमात्र रास्ता है। दूसरी ओर अघोराचार्य को विराज का भेजा गया पत्र मिला, जिसमें उसने अपना सारा प्लान बताया था।
क्या हुआ आचार्य? क्या लिखा है पत्र में? हमारा इंतजार खत्म हुआ। मैंने कहा था ना, विराज अपनी मां छाया को वापस लाकर रहेगा। वो हमसे पहले आयाम यंत्र को ढूंढ निकालेगा। कल वो रक्त विधि का प्रयोग करने वाला है। क्या रक्त विधि? हाँ, प्रकृति ने उन पांचों को चुना है ना, तो अब उन्हीं के रक्त की मदद से विराज आयाम यंत्र को प्रकट करेगा। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। इसलिए विराज उस मायावी जंगल में गया था ताकि 5 लोगों को ढूंढ पाए। और अब जब आयाम यंत्र उसे मिल जाएगा तो वो आसानी से छाया को वापस ले आएगा। लेकिन आचार्य, क्या अर्जुन उसे ऐसा करने देगा? नहीं। और इसलिए जैसे ही आयाम यंत्र प्रकट होगा, विराज ने हमें अर्जुन की टीम पर हमला करने के लिए कहा है। हमें हमले के लिए तैयारी करनी होगी। आयाम यंत्र प्रकट होते ही विराज हमें हमले का इशारा करेगा। वहीं दूसरी तरफ विराज मन ही मन बहुत खुश था। अघोराचार्य अब सही समय का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही यंत्र प्रकट होगा, सब कुछ मेरे हाथ में होगा। विराज अर्जुन के पास आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि हम सच में इस रिचुअल से यंत्र तक पहुंच पाएंगे? कहीं तुम कुछ और तो प्लान नहीं कर रहे? क्या मतलब तुम्हारा? हम सब यहाँ एक ही मकसद के लिए हैं, नाग यक्षों से लड़ने के लिए। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल सही कहा भाई। बस यही उम्मीद कर रहा था कि हम सब एक साथ हैं। विराज के अचानक बदले हुए बिहेवियर से अर्जुन की चिंता बढ़ गई। उसे विराज पर शक हो रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था। मुझे बाबा से बात करनी है, पर कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं और मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। रिचुअल की जगह, जहां सभी टीम मेंबर्स अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, चारों तरफ दिए जल रहे थे और सेंटर में एक मंत्रोच्चार हो रहा था। नायरा, ईशा, भोला, विराज और अर्जुन सभी अपने हाथ जोड़कर तैयार खड़े थे। याद रखना, ये रिचुअल बहुत खतरनाक है। इस दौरान हमें अपना ब्लड इस अग्नि कुंड में देना होगा। कोई भी छोटी सी गलती हमें यंत्र तक पहुंचने से रोक सकती है। मैं तैयार हूँ विराज। ये यंत्र हमें नाग यक्षों से लड़ने की ताकत देगा। हमें किसी भी कीमत पर इसे पाना होगा। हमें यूनाइट रहना होगा। बस एक बार ये रक्त विधि पूरी हो जाए, फिर हम नाग यक्षों का सामना कर सकते हैं। विराज एक तरफ खड़ा हुआ, बहुत खुश था। उसकी नजरें लगातार अर्जुन की ओर थीं। अब बस कुछ ही पल बचे हैं। जैसे ही ये विधि खत्म होगी, अघोराचार्य नाग यक्षों के साथ हमला करेंगे और आयाम यंत्र मेरे हाथ में होगा और मैं अपनी माँ को वापस बुला पाऊंगा। बस कुछ देर और माँ, हम फिर से एक साथ होंगे। आयाम यंत्र की शक्ति से हमें हमारे दुश्मनों का सामना करने की ताकत मिले। अब समय आ गया है। अघोराचार्य और नाग यक्ष तैयार हैं। अर्जुन को अब कुछ समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सभी सदस्य अपना ब्लड रिचुअल वाली जगह पर चढ़ाने लगे। अचानक हवा में एक अजीब सी एनर्जी फैल गई। ये क्या हो रहा है? ये यंत्र की शक्ति है। हमें अब पूरी ताकत से इसे हासिल करना होगा। मैं फील कर रही हूँ, कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन ने मंत्रोच्चार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी उनके सामने अचानक आयाम यंत्र प्रकट हुआ। ये एक गोलाकार पिंड था जिसके चारों तरफ चक्र लगे हुए थे। यंत्र के प्रकट होते ही सभी की सांसें थम गईं। ये यंत्र, ये अब हमारा है। अब बस अघोराचार्य का हमला करना बाकी है और जब अर्जुन की टीम सबसे कमजोर होगी तब हम यंत्र को ले लेंगे। अर्जुन यंत्र को देखते हुए शांत और गहरे विचारों में डूब गया। उसे ये एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या सच में यंत्र हमें नाग यक्षों से बचाएगा या इसके पीछे कोई और साजिश है? तभी दूर से नाग यक्षों की सेना का शोर सुनाई दिया। अघोराचार्य के लोग हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सब ध्यान दो, हमें यंत्र की रक्षा करनी होगी। एक तरफ जहां आयाम यंत्र प्रकट हो चुका था, तो वहीं नाग यक्ष अर्जुन की टीम पर हमला करने को तैयार थे। बधाई हो, आपने डॉक्टर अर्जुन, अ वॉरियर फ्रॉम डीवा